तो पहला सवाल है, नंबर सीरीज वाला सवाल है। नंबर सीरीज वाला सवाल पूछा गया था, है ना, कह रहे कि 9 है, उसके बाद 13 है, 52, 56, 224, 228। अब अगला नंबर यहां पर साथियों क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए 9 हो गया, 13 हो गया, 52 हो गया, उसके बाद साथियों 56 हो गया, फिर 224 हो गया और 228 हो गया। तो एग्जामिनर ने पूछा था कि अगला नंबर साथियों यहां पर क्या होगा, तो फटाफट मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा 13 चौक कितना होता है साथियों, 13 चौक 52 होता है, फिर से 4 की बढ़ोतरी कर दी गई, है ना। और मेरे हिसाब से जब यहां पर 4 की गुणा हुई है तो यहां पर देखिए 4 की गुणा हो रही है। अगर इसकी गुणा हम 4 से करते हैं, 6 चौक 24, 24 का 4 हाथ से लगा 2, 4 पंजे 20 और 2, बिल्कुल साथियों इसकी गुणा साथियों 4 से हो रही है। अब देखिए यहां पर फिर से 4 प्लस कर दिया गया, तो मैं कहूंगा अब फिर से यहां पर 4 की गुणा होगी। तो 228 की गुणा जब आप 4 से करते हो तो कितना आता है, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूना 8 और 11 हो गया, 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि यहां पर 912 आएगा। क्या 912 कहीं पर ऑप्शन में है? बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप कोशिश करिए कि मुझसे पहले साथियों आप अपना बिल्कुल सही जवाब दीजिए। अब अगला सवाल देखिए, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया था और ऐसा अगली शिफ्ट में भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। कह रहे कि 6 मित्र हैं, KLMOP, एक षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करिए, षटकोणीय आकार की मेज किस टाइप की होती है, जिसमें 6 कोने होते हैं। तो 6 कोनों वाली साथियों हम मेज बनाने की यहां पर कोशिश करते हैं। देखिए एक कोना ये हो गया, एक कोना ये, तीसरा कोना ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये हो गया, है ना। तो 6 कोनों वाली मेज हो गई। कह रहे के की अगर बात करते हैं ना साथियों, यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि के का मुख पी की ओर है, यानी कि के और पी बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठेंगे। मान लीजिए जैसे कि अगर के यहां पर बैठा ला तो पी यहां पर बैठेगा, है ना, या के यहां पर बैठा ला तो पी यहां पर बैठेगा, ऐसे भी हो सकता है। के का मुख पी की ओर है, कह रहे कि इसको अभी रुक जाइए आप, है ना, अभी इसको रुक जाइए, अभी किसी और चीज को सॉल्व करिए आप। कह रहे कि ओ एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो मान लेते हैं साथियों एन हम यहां पर अगर बैठा ले, कहीं पर बैठा ले, एन के दाएं दूसरे से, है ना, ओ है तो एन का दाया दूसरा ये हो जाएगा। कह रहे कि एन के और एल के बीच में बैठा है, तो साथियों एन के और एल के बीच में बैठा है। अगर हम साथियों एल यहां पर बैठाते हैं और के यहां पर बैठाते हैं तो एन के बीच में, एन जो है ना ये एल और के बीच में बैठा है। अच्छा यहां पर एक बात और कही गई थी के का मुख साथियों पी की तरफ है, तो के का मुख अगर पी की तरफ हम कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे कि एन के और एल के बीच में ये हो चुका है, कह रहे कि पी के तुरंत बाद एम है, तो पी के तुरंत बाद साथियों एम है। तो 6 के 6 थे, 6 हमने बैठा दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ओ के ठीक दाएं ओर कौन है, तो ए यहाँ, ओ यहां पर है, ओ के ठीक दाएं ओर कौन है साथियों एम है। तो मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम हो जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर। कह रहे कि एक विशिष्ट कोड भाषा में FREE को AQRR लिखा जाता है। इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक लगा है, आखिर क्या एग्जामिनर ने सोचकर साथियों ये सवाल बनाए थे। अगर आपकी ये चीज समझ में आ जाती है और मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाता हूं, तो मेरा मानना है कि अगर आपकी जो भी शिफ्ट है, कल है, परसों है या उसके बाद है या अगली शिफ्ट है, मैं कहूंगा इस वीडियो को घोल कर पी लेना, आपका एग्जामिनर भी साथियों फेल हो जाएगा आपके सामने, है ना। चलिए तो साथियों FREE को ये सब लिखा जाता है, ASTR को DNXRO लिखा जाता है, तो स्टार्स को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, F से A हुआ है यानी कि कुछ माइनस हुआ है लगभग 5, R से Q हो गया, अब यहां पर साथियों एक माइनस हुआ है, E से R हो गया, ये तो मतलब कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बन नहीं हिसाब किताब रहा है। अच्छा यहां पर अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए F को A लिखा गया, R को Q लिखा गया, अब देखिए S यहां पर लिखे, तो S का कोड यहां पर है नहीं, यहां पर बिल्कुल S का कोड क्या है सातु N है। अब S का कोड सबसे पहले N आना चाहिए, तो देखिए क्या इन ऑप्शन में है, बिल्कुल है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। अब T का देखिए, T का कोड क्या है, T का कोड सातु X है, तो देखिए NX कहीं पर लिखा हुआ है, NX यहां पर लिखा है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा आंसर हमारा D हो जाएगा। अब थोड़ा और हम चेक करते हैं, कह रहे कि A की बात करें तो A का कोड क्या है, D है, देखिए A का कोड क्या है, है, बिल्कुल है। आर की अगर बात करें, आर का कोड ओ है बिल्कुल, और एस की अगर बात करें, एस का कोड एन है, यानी कि मैं कहूंगा आर की अगर बात करें, अच्छा आर का कोड यहां पर क्यू लिखा हुआ है और यहां पर ओ क्यू लिखा हुआ है, ये क्या दिक्कत हो गई साथियों,
है ना, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये क्यों ही बना हो। तो कुल मिला के आंसर हमारा जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके लिए है, आपसे कहा जा रहा है जैसे 126 से यहाँ पर 5 बनाया गया है, वैसे कौन से नंबर से यहाँ पर 4 बनाया जा सकता है, और जैसे यहाँ पर 28 से 3 बनाया गया, या आप ये भी कह सकते हैं 5 से 126 बनाया गया है, 3 से 28 बनाया गया। देखिए मुझे तो यहाँ पर एक ही लॉजिक नजर आ रहा है, अगर हम इस नंबर का 5 नंबर का क्यूब कर दें और उसमें एक जोड़ दें तो पता साथियों 125 और एक 126 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर साथियों हम 3 का क्यूब कर दें जो कि 27 होता है और उसमें एक जोड़ दे, हमें ये नंबर मिल जाएगा। यानी कि हमें 4 का क्यूब करना होगा जो कि 64 होता है, और एक जोड़ दे तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। क्या 65 कहीं ऑप्शन में है साथियों? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत 2 है उसके बाद 6 है, ठीक है, यानी कि 2 है उसके बाद 6 है उसके बाद 12 है उसके बाद 20 है उसके बाद 30 है। तो अगला नंबर मुझे आपसे जानना है कि अगला नंबर क्या हो सकता है। देखिए अगर बात करें यहां पर ना, यहां पर साथियों 4 बढ़ाया गया है और यहां पर 6 बढ़ा दिया गया, यहां पर 8 बढ़ा दिया गया, यहां पर 10 बढ़ा दिया गया, तो बच्चा बच्चा बता देगा यहां पर 12 बढ़ाया जाएगा। तो साथियों 30 और 12 कितना होता है? 42 होता है। 42 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध किससे होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि पानी से डरने लगता है जिस बंदे को हाइड्रोफोबिया हो जाता है ना। तो साथियों एक्रोफोबिया के अंतर्गत पता क्या होता है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए, जो बंदा होता है रोगी होता है, ये ऊंचाई से डरने लगता है, ये ऊंचाई पर जा नहीं पाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कभी भी अगर आप देखें कि कुछ लेटर्स लिखे हों और उनके कोड लिखे हों, और फिर से वही चीज आ जाए, कुछ लेटर्स लिखे हों और उनके कोड लिखो, और फिर आपको एक वर्ड दिया जाए, कहा जाए इसका कोड क्या होगा, तो 90% इसके चांसेस यही होते हैं कि डी का कोड है 4, ई का कोड है 1, एस का कोड है 5 और ए का कोड है 2, ऐसे करके होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर एस लिखा हुआ है, देखिए जरा एस कहां पर लिखा हुआ, एस यहाँ पर लिखा हुआ, एस का कोड क्या है? 5 है। तो अगर एस का कोड हम 5 बना देते हैं तो कहीं ऑप्शन में देखिए 5 है क्या? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब एम का देखिए, एम का साथियों कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 8 भी है साथियों। ए की अगर बात करें तो ए का कोड कहां गया? ए का कोड ये आ गया 2, तो 2 आ जाएगा। और आर और टी का कोड देख लीजिए, आर का कोड ये हो गया 6 और टी का कोड साथियों ये हो गया 3। तो मैं कहूंगा कि साथियों 58,263 कहां पर लिखा हुआ है? 58,263 तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया। अभी चॉकलेट फल है ना। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे बना लेते साथियों। सभी चॉकलेटें, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई? ये चॉकलेट हो गई, कह के सभी चॉकलेट फल हैं, सभी चॉकलेट फल हो गई। कह के सभी फल नारियल हैं, तो सभी फल साथियों क्या हो गए? यहाँ पर नारियल हो गए, ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहा आपसे जा रहा है कि सभी चॉकलेट नारियल हैं, सभी चॉकलेट नारियल यहाँ पर साथियों कहा गया है ना। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका साथियों इसको हम लोग सही मान लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ नारियल फल हैं, कुछ नारियल की अगर बात करते हैं साथियों, कुछ नारियल फल हैं, बिल्कुल साथियों कुछ नारियल यहाँ पर क्या है? कुछ नारियल फल हैं, इतने नारियल जो होंगे वो फल हो जाएंगे, भी सही हो जाएगा। अच्छा एक ये भी है, कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है, कुछ चॉकलेट नारियल नहीं, कैसे भाई? मैं कहूंगा सभी चॉकलेट नारियल है, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये तो अधूरा सा सवाल नहीं लग दिए गए, समीकरण संतुलित करने के दिन किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, है ना। तो 15 गुणा 7 प्लस आपका 40 और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस आपका 24 हो जाएगा, माइनस 24 साथियों भाग आपका 8 हो जाएगा और बराबर आपका 124 हो जाएगी। ये मैंने ऐड कर दिया क्योंकि दिक्कत थी। अगर हम इस ऑप्शन को सही माने, हम इस सवाल को ऑप्शन से करते हैं, कह रहे कि अगर हम 24 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 24 लिख दें और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें तो अगर 124 आता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो इस वाले को चेक करेंगे। ये मैं आपको करने के दे रहा हूं, आप मुझसे पहले करके बताइएगा। तो 24 साथियों कहां पर है? 8 कहां पर है? 15 गुणा 7 प्लस आपका 40 माइनस 24 आ गया तो 8 लिख दीजिए।
8 आ गया तो 24 लिख दीजिए, बराबर आपका कितना आ जाएगा 124 आना चाहिए। अब देखिए, देखिए अभी तो 24 नीचे आ जाएगा, फिर लफड़ा मामला, हिसाब किताब बनेगा नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, इसको मैं ऐसे ही हटा दे रहा हूँ। थोड़ी सी भाई अनुभव भी तो होता है कि देख के बता दिया। अब इसको देखिए, 24 की जगह पर 40, 40 की जगह पर 24, तो 15 गुणा 7 है, 15 गुणा 7 आ गया, प्लस आपका 40 है, 40 की जगह पर 24 आ गया, 24 है, 24 की जगह पर 40 आ गया, भाग 8 आ गया। अब देखिए क्या 124 आता है। देखिए अगर बात करें 15 सत्ते 105 आ गया, प्लस आपका 24 है ना, 24 आ गया, और देखिए 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40, 5 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए क्या 124 आता है, 105 और 24 कितना हो जाएगा, 9 और 2 और 1, यानी कि 129 में से 124 5 घटाइए तो बिल्कुल साथियों 124 से तो बचता है, यानी कि 124 बराबर 124 आ गया, यानी कि हमारा सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट साथियों आपकी स्क्रीन पर है। चलिए तो इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मुझसे पहले देना। मैं तो आपको करवा रहा हूं, लेकिन मुझसे पहले आपको इस सवाल का जवाब देना। अभी यकीन मानिए मैंने इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, लेकिन आपके लिए ये सवाल साथियों पहली बार आया है, या जैसा भी कहे, मतलब मुझे इस सवाल का सलूशन नहीं मालूम है। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, साथ ही साथ साथियों अपना दिमाग चलाता जाऊंगा, और आंसर देखिए मैं दे दूंगा। देखिए समझिए अच्छे से, कह रहे कि 6 मित्र हैं, अविक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आशु और रोहित। इन सबका मुंह उत्तर की ओर एक पंक्ति में, तो साथियों एक पंक्ति बना लेंगे। 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 और 1, हमने साथियों 6, देखिए अच्छा नाम लिखना है तो थोड़ी सी दूरी पर हम बना लेते हैं, दिक्कत हमें ना हो। यहाँ पर 6 लोग हैं साथियों, 1 2 3 4 5 और साथियों 6। अब ये 6 लोग हो गए हैं, और कहने के सभी का मुंह उत्तर की तरफ है, यानी कि सभी का मुंह ये ऊपर की तरफ है। कह रहे कि ऋषि अविक के बाईं ओर बैठा हुआ है, पीयूष के दाईं ओर खड़े हैं। अच्छा, ऋषि जो है ये अविक के बाईं ओर है और पीयूष के दाईं ओर खड़े हुए हैं। कह रहे कि सोनल अविक के दाईं ओर और आशु के बाईं ओर खड़ी है, आशु रोहित के बाईं ओर खड़ा है। अब देखिए अगर आप इस लाइन को लेंगे तो यहाँ पर ऋषि, अविक और पीयूष हैं, और यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है साथियों, एक तो ये अविक मिल रहा है आपको कॉमन। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो इसमें आपको, इसमें भी वो एक ही आशु कॉमन मिल रहा है, तो कोई भी लाइन आप लिख सकते हो। आप इस वाली लाइन से स्टार्टिंग कर दो। ऋषि जो है ना, मान लीजिए ये अविक के बाईं ओर खड़ा है। अगर साथियों मान लीजिए हम अविक को यहां पर बैठा ले, अविक यहां पर आ गया है, तो अविक का बायां यही तो होगा, यानी कि साथियों ऋषि जो होगा वो साथियों यहां पर आ जाएगा। यानी कि ऋषि जो है ये अविक के तो बाईं ओर है, लेकिन पीयूष के दाईं ओर है, तो साथियों पीयूष के दाईं ओर है तो पीयूष यहां पर आ जाएगा, है ना, पीयूष आपका साथियों यहां पर आ जाएगा। अब इसको देखिए, कह रहे कि सोनल अविक के दाईं ओर है, सोनल जो है ना अविक के दाईं ओर है, तो मैं कहूंगा साथियों सोनल आपकी यहां पर आ जाएंगी, सोनल जी यहां पर आ गई। सोनल अविक के दाईं ओर है, और आशु के बाईं ओर खड़ा हुआ है। आशु के बाईं ओर कौन है साथियों, सोनल है, तो आशु साथियों यहां पर आ जाएगा, जाहिर सी बात है। कह रहे कि आशु रोहित के बाईं ओर खड़ा है, आशु जो है ना ये रोहित के बाईं ओर खड़ा है, यानी कि रोहित यहां पर खड़ा होगा। तो 6 लोग थे, 6 लोग आपने बैठा दिए। कह रहे कि कौन से 2 भिन्न सेंटर में खड़े हुए हैं, तो कौन से 2 भिन्न सेंटर में खड़े हुए हैं, क्या ऋषिक और अविक खड़े हुए हैं, ऋषिक और अविक साथियों नहीं खड़े हुए हैं। कह रहे कि अविक और सोनल खड़े हुए हैं, है ना, अविक की अगर बात करें और सोनल, बिल्कुल साथियों देखिए सेंटर में कौन खड़े हैं, सेंटर में तो अविक और सोनल ही खड़े हुए हैं, तो अविक और सोनल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ये बहुत शानदार सवाल था साथियों। तो अब यहां से अगर बात करें, आपके रीजनिंग के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं और मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैथ के सवालों को आप लोग देखिए, और उसके बाद जीके के सवालों को देखेंगे, और करंट अफेयर के सवालों को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 6,000 रुपए की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा, ये आपको यहाँ पर साथियों बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर साथियों हम अंतर की बात करें, है ना, देखिए साथियों इसके लिए एक सूत्र होता है। कभी भी अगर सवाल में आपसे कहा जाए कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो इसके लिए साथियों एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं छोटा सा, वो आप लोग याद कर लेंगे। देखिए P हो गया R/100 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। तो P कितना है, मूलधन कितना है साथियों 6,000 है, तो 6,000 आ गया। और R कितना है, 5 है, यानी कि 5 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 5 गुणा 5 हो जाएगा। अब 100 के ऊपर भी लगा है तो 100 गुणा 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें ना,
आपके ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 3 पंजे कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 15 हो जाएगा। तो 15 ही तो अंतर होगा, अंतर 15 कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अभी आपकी जीके भी आएगी, जो जीके भी है साथियों आप लोग यहाँ पर देख कर जाइएगा। कहने के संजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है ना, 20% कम है। तो रेहाना की आय साजिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मैं आपको इसको कई बार करवा चुका हूं और आपके एग्जाम में देखिए आ बैठा ये, आपको हमेशा ये नंबर से पूरा सवाल सही करना होगा। आपको 20 लिखना है। अगर यहाँ पर अगर बात करें और साथियों गुणा 100 अगर ऐसा सवाल आता है और अगर यहाँ पर कम लिखा होगा तो आपको साथियों 100 माइनस ये नंबर कर देना है, 100 माइनस 20। अगर यहाँ पर अधिक लिखा होगा तो 100 प्लस आपको 20 कर देना है। यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 2000, नीचे क्या हो जाएगा 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 4 हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 25% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अगला सवाल साथ तो आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब। कह रहे हैं कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को करते हैं तो 30 दिन लगते हैं। ए अगर अकेला अकेला उस कार्य को करता है तो कितने दिन में करता है, तो 50 दिन इसको लगते हैं। यानी कि बी अकेले अगर उसी काम को करता है तो कितने दिन लगेंगे, यानी कि बी अकेले अगर उसी काम को करता है तो कितने दिन लगेंगे। तो अब साथियों हमें एक ऐसा नंबर ले लेना होगा यहाँ पर जो कि 30 से भी कटे और 50 से भी कटे, 150 हो जाएगा। 30 पंजे कितना हो जाएगा 150 और 50 तिया 150 हो जाएगा। कहने का मतलब साथियों ये है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और ए बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो मैं कहूंगा जब ए है ना, यहां पर अगर बात करें सिंपल सी बात है साथियों, क्या सिंपल सी बात है, कहा जा रहा है कि जब ए एक दिन में 3 काम करता है और ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं तो बी एक दिन में 2 काम करता होगा। अच्छा ये नंबर पता क्या निकला, ये नंबर निकला है साथियों टोटल काम, यानी कि टोटल काम कितना है, टोटल काम है 150। और मैंने आपको बताया कि ए करता है डेली 3 काम और बी काम करता है 2 डेली, मतलब एक दिन में 2 डेली, दोनों मिलकर काम करते हैं 5। बी डेली 2 काम करता है, तो टोटल काम जब 150 है और बी डेली 2 काम कर रहा है तो ये काम कितने दिन में निपटाएगा साथियों, 75 दिन में निपटाएगा। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 75 दिन में करेगा। 75 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सुमेर ने 800 प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां और 1200 में एक मेज खरीदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने सभी कुर्सियां और मेज को 7200 रुपए में बेचा तो उसको कितना लाभ हुआ मुझे बताइए। देखिए अगर 800 रुपए की एक कुर्सी है और 600 कुर्सी उसने खरीदी हैं तो 800 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 सतबेले 6 48, यानी कि 4800 रुपए की तो उसने कुर्सियां खरीदी। और मेज उसने कितने की खरीदी साथियों, 1200 की, यानी कि टोटल उसने साथियों टोटल उसने जो सामान खरीदा है वो 6000 रुपए का खरीदा है ना। और उसको बेच कितने का रहा है, 7200 रुपए का उसको बेच रहा है, तो ये तो भाई प्रॉफिट में है। कितने के प्रॉफिट में साथियों, 1200 इसको फायदा हो रहा है। तो इस 1200 को आपको लाभ को प्रतिशत में बदल लेना है, तो साथियों 1200 गुणा 100 हो जाएगा। नीचे आपका क्रय मूल्य आता है, मतलब जिस मूल्य पर आपने वो चीज खरीदी है। तो 6000 रुपए में साथियों खरीदी है, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस एक से ये 1 जीरो, 6 कम 6, 6 दूना 12, जीरो आ गया। यानी कि आपको साथियों 20% का लाभ हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी कहता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अच्छे लेवल का साथियों ये सवाल है। इस सवाल को देखिए और मुझे आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि अमित ने विमल को एक अलमारी बेची, अमित ने बेची है विमल को एक अलमारी, 10% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि 10% के लाभ से ये बेचता है। कह रहे कि विमल ने वही अलमारी चेतन को बेच दी, अच्छा, और 10% का लाभ उसने भी लिया। कह रहे कि यदि चेतन ने अलमारी को 14,500 रुपए में खरीदा तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या है। अमित देखिए अमित ने कितने रुपए में खरीदी है ये बताया जा रहा है। अमित बेच रहा है विमल को 10% के लाभ से। तो मान लेते हैं साथियों अमित के लिए जो अलमारी का क्रय मूल्य था, क्या अमित के लिए है ना, अमित के लिए जो अलमारी का क्रय मूल्य था, मान लीजिए वो हम साथियों मान लेते हैं यहाँ पर x, कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। अच्छा अब जब विमल के लिए साथियों वो अलमारी
मतलब विमल ने वो अलमारी कितने रुपए में खरीदी होगी, इसने 10% के लाभ पर बेची। तो जब मान लीजिए इसका क्रय मूल्य x है, तो साथियों इस x का ही वो 10% के लाभ पर बेचेगा, तो मैं कहूंगा 110% यहां पर आ जाएगा, है ना। तो साथियों अगर बात करें विमल के लिए अलमारी का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो x का 1/10/100 रहा। अब इसको कैलकुलेट करिए, या 11x बटे यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये विमल के लिए है अलमारी का क्रय मूल्य 11x/10। अच्छा, उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि अब कहा गया है कि विमल ने वही अलमारी चेतन को 10% के लाभ पर बेची। यानी कि साथियों ये जो अलमारी है 11x/10 इस मूल्य की, इसको फिर से 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि इसको 110% पर बेचा गया है। तो इसको कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 11 गुणा 11 121 x हो जाएगा, बटे आपका साथियों 100 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर ये अब देखिए अगर बात करें चेतन के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या निकला, ये निकला। तो यहां पर कहा गया है कि चेतन ने अगर उसको इतने रुपए में खरीदा, और यही तो मैं कह रहा हूं कि चेतन का क्रय मूल्य का ये निकला है, तो यानी कि 121x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 14,520 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14,520 गुणा आपका ये 100 आ जाएगा, और ये साथों 121 नीचे आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। देखिए मेरे हिसाब से 11 से कट होता होगा, ये साथियों 11 से कट होता होगा। देखिए जरा, अगर इसको यहाँ पर अगर हम लोग कट करें 14,520 और यहाँ पर 11 नहीं बल्कि 121 लिख दें, ये 11 आ जाएगा कट होके, 11 कम 11 यहाँ जाएगा 3, 11 3 33, 2 आ जाएगा, 11 दूना 22 और 0 लग जाएगा। फिर 11 कम 11 कटते हैं, 11 दूना 22, 120 आता है। 120 गुणा 100 कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा 12,000 हो जाएगा। यानी कि x बराबर आपका जो मान आता है वो 12,000 आता है। तो कुल मिला के साथियों आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आप किसके, देखिए 2 सवाल बाकी हैं मैथ के, उसके बाद हम लोग जीके के सवालों को देखने लगेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 मित्र हैं A B C D, इन्होंने किसी व्यवसाय में 3:7:9:13 के अनुपात में पैसा लगाया है। यदि C के लाभ का हिस्सा 8,910 है, तो मुझे A और B का लाभ बताइए कितना होगा। अब देखिए, अच्छा सी का यहाँ पर जो हिस्सा है वो 9x है ना, 9x है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सी का हिस्सा 8,910 है, यानी कि 9x की वैल्यू 8,910 है। तो यहाँ से जरा x का मान निकालिए, और इन सब में x लगा हुआ है, 3x 7x 9x 13x, तो सबकी ये तो व्यवसाय पैसे निकल जाएंगे, है ना। चलिए, अब देखिए यहां पर यह कहा गया है कि उन्होंने पैसा लगाया है इस अनुपात में, तो जिसने जितने अनुपात में पैसा लगाया है उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। तो देखिए 8,910 बटा 9 आ जाएगा, 9 से कट करेंगे 9 ने 81 हो जाएगा, है ना। सातों 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 फिर से 81 हो जाएगा, 9 ने 81 और 0 आ जाएगा। तो x बराबर साथियों 990 आ जाएगा। तो करेंगे ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना होगा। ए को लाभ मिल रहा है 3x से, और बी को लाभ मिल रहा है साथियों 7x से, तो कुल मिला के 10x की वैल्यू आपको बताना है। अरे भैया इसमें x बराबर जब 990 है तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, आपकी जो है ना साथियों 9,900 हो जाएगी। तो 9,900 कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल अंतिम सवाल है, और फिर देखेंगे हम लोग साथियों जीके के सवाल कि भैया जीके के सवाल आपके कैसे आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन सवालों को आप लोग जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में क्रैक करने के लिए साथियों ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क है। अच्छा ठीक है, एक आयताकार पार्क बना लेते, इसकी लंबाई 14 मीटर है और चौड़ाई इसकी 8 मीटर है। कहने कि इसके चारों ओर, क्या एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैंने इसको अंदर की तरफ बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसकी लंबाई है 14 मीटर और इसकी चौड़ाई है 8 मीटर। कहने कि इसके चारों ओर, इसके ऐसे करके इसके चारों ओर एक बाउंड्री खींची जाती है। बाउंड्री एक तरीके से एक रास्ता होती है, यहाँ पर से बच्चे लोग टहलते हैं, बड़े लोग टहलते हैं, बूढ़े लोग टहलते हैं। कहने कि ये जो रास्ता है ना सा, तो इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो मैं आपसे कहूंगा, अब अगर इसकी टोटल हम देखें तो देखिए टोटल इसकी लंबाई कितनी निकलेगी, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर का रास्ता, टोटल 2 मीटर एक्स्ट्रा कर दो 14 में तो ये 16 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें ये 8 है ना,
तो 1 मीटर इधर का 1 मीटर इधर का 10 हो जाएगी। तो इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से आपको ये छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल घटाना है, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल यानी कि मैं रास्ते के साथ, अगर रास्ते के साथ में क्षेत्रफल निकालूं तो पता कितना आएगा साथियों, 16 गुणा 10 आ जाएगा। कितना, यानी कि 160 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी अगर हम बात करते हैं साथियों कि यहाँ पर 14 गुणा 8 क्या हो जाएगा, तो 14 गुणा 8, 14 अट्टे 112 होते हैं, तो 14 गुणा 8 इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा वो 112 निकलेगा, है ना। तो अब साथियों अगर हम इसमें से 160 घटाते हैं तो यहाँ पर तो 48 आता है। 48 मीटर स्क्वायर आपका जो होगा वो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आपने रीजनिंग भी देख ली साथियों, मैथ भी देख ली, अब आप लोग जीके भी देख लीजिए कि किस टाइप की जीके पूछी गई थी। तो यहाँ पर अगर बात करें कह रहे कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य, यानी कि अभी ये साथियों कहां पर हैं, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा ये गुजरात में, धौलावीरा भी गुजरात में है और लोथल जो है ना ये भी गुजरात में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया था, यानी कि भारत ने ये घोषणा कर दी थी कि भैया भारत अब पोलियो से मुक्त हो चुका है। ये घोषणा कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 2014 में की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली शुरू की थी, तो किसने की थी, मैं कहूंगा राजा टोडरमल ने की थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो ये तो साथियों मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्के मारा करते हैं ये दुर्योधन सिंह नेगी। अगला सवाल है कह रहे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है, तो किस संविधान संशोधन की बात चल रही है, आप लोग याद रखेंगे 26वें संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया। अगला देखिए कहने के किस महान यात्री ने पश्चिमी क्षेत्रों पर द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी, तो किसकी बात चल रही है, हेनस्वांग की बात चल रही है। हेनस्वांग आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों ज्यादा नहीं 40 सवाल देखेंगे, 30 सवाल जीके के और 10 सवाल करंट अफेयर के अंत में। कहने के द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, तो ये पुस्तक तो साथियों पाउलो कोएलो के द्वारा लिखी गई थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो किसने की थी साथियों, M.R. राव ने की थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटरों को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है, तो 200 सेकंड साथियों आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 200 सेकंड। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि रेपसीड मास्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये पता कहां पर है साथियों, ये राजस्थान में। कहां पर है, ये राजस्थान में है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है, तो सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली इसमें से पता क्या है साथियों, चुटकी है। क्या है, चुटकी है, क्योंकि मुखौटा की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों आंध्र प्रदेश की है, अगर भोटिया की बात करते हैं तो ये साथियों उत्तराखंड की है ना, और पांडव की अगर बात करें तो ये भी उत्तराखंड की। तो चुटकी है ना सिक्किम राज्य की एक नृत्य शैली है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये साथियों क्या 24 दिसंबर को मनाया जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए कह रहे कि जो प्रवरा है, मंजीरा है, मनेर नदियां हैं, ये दाहिनी सहायक नदियां हैं, तो किसकी सहायक नदियां हैं, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि किस वर्ष में नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया, है ना, और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा था। अगला देखिए कह रहे कि वॉरियर ऑफ मिथिला ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक साथियों अमीश त्रिपाठी जी हैं। कौन सी पुस्तक, वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहां पर स्थित है,
तो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो साथियों पता कहां पर है, ये तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए गुजरात में है, लेकिन गुजरात तो यहां पर लिखा नहीं है। तो गुजरात की अगर बात करें, ये साथियों केवड़िया में स्थित है, गुजरात के केवड़िया में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहां आपसे जा रहा है, कह रहे कि समुद्री निकाय और समुद्र में पानी होता है, तो यहाँ पर एक खाली जगह होगी यहाँ। तो समुद्री निकाय और समुद्र में क्या खारा पानी होता है, कड़वा पानी होता है, खट्टा मीठा, तो खट्टा मीठा तो नहीं होगा, खारा होगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। कहने के सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष में आरंभ किया गया, तो ये साथियों 1954 में आरंभ किया गया। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कहने के ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। तो अगर बात करें साथियों यहां पर एक खाली जगह है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा है ना, दस्त से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है, डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे, तो इनका नाम अली वर्दी खान था, और अली वर्दी खान ही 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने थे। कह रहे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है, तो साथियों कितनी है, मैं कहूंगा 10 लाख है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया है, किसकी बात चल रही है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा बीन की बात चल रही है। बीन है ना, तो बीन खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया जाता है। एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कह रहे निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था, तो मैं यहां पर कह सकता हूं साथियों, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें बक्सर की लड़ाई, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, या साथियों प्लासी की लड़ाई, या पॉलीलूर की लड़ाई, मैं कहूंगा साथियों इनमें से कोई आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है। आंसर जो राइट होगा वो मैं आपको बता देता हूं, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यहां पर आंसर आना होना चाहिए, है ना। चौथा क्या साथियों, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यहां पर साथियों आंसर होना चाहिए था, क्योंकि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि देश के भीतर लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को इसको क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों प्रवास कहा जाता है, इंग्लिश में साथियों माइग्रेशन इसको कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे के अच्छा यहाँ पर खाली जगह होगी, कह रहे कि कौन सी नदी और ताप्ती नदियां ये एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं, तो किस नदी की बात चल रही है, मैं कहूंगा नर्मदा नदी की बात चल रही है। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है, तो क्या आपका राइट आंसर होगा होमिया या एक्सोप्लैनेट, तो मैं कहूंगा एक्सोप्लैनेट आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय के वर्ग में आता है, तो भारत साथियों निम्न है ना, निम्न मध्य आय वर्ग के अंतर्गत आता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है, तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 17 हो जाएगा और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि खुल्लम लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो खुल्लम लोकनृत्य पता कहां किया जाता है साथियों, मिजोरम में किया जाता है। कहां किया जाता है साथियों, ये मिजोरम में किया जाता है। अगला सवाल देखिए यहां पर अगर बात करें कह रहे कि वेट्टी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था, तो साथियों यहां पर अगर बात करें तो देखिए यहां पर एक खाली जगह होगी, कह रहे कि वेट्टी है ना, वेट्टी किन शासकों के द्वारा, तो मैं कहूंगा चोल शासकों के द्वारा, यानी कि वेट्टी
चोल शासकों के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था। इस कर का नाम क्या था? इस कर का नाम वेट्टी था। उसके बाद देखिए कह रहे कि अब यहां से करंट अफेयर के सवाल आपके शुरू हो चुके हैं, 10 सवाल होंगे पूरे। कह रहे कि 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट अभी हाल फिलहाल में लखनऊ में आयोजित किया गया है, यानी कि यूपी के लखनऊ में आयोजित किया गया। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन साथियों दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, रोशनी नाडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, रोशनी नाडर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर। कह रहे कि कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो एशिया के अरबपतियों की राजधानी जो बना है साथियों, वो आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो शंघाई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए करके भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार ये कहां पर किया है? तो ये पता अरुणाचल प्रदेश में किया है। कहां पर किया है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में किया है। करके किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम मासाकी काशीवारा है और मासाकी काशीवारा को 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे IISc बेंगलुरु आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो क्या आपका राइट आंसर होगा? मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो साथियों किनको नियुक्त किया गया है? स्टीव वॉ को नियुक्त किया गया है। सही जवाब। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।